गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सबका फिर से एक बार बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था। और उसमें आजकल हम पढ़ रहे हैं गांधीवादी युग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। और उसके अंतर्गत जो विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा उसकी चर्चा आजकल हम कर रहे हैं। अब तक हम असहयोग आंदोलन की चर्चा कर चुके हैं और उसके बाद की घटनाओं का संक्षिप्त जायजा ले चुके हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो आप देख पा रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम कहेंगे शॉर्ट में हम। ये गांधी जी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संचालित दूसरा बड़ा आंदोलन था। आपको पता है गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को इस आंदोलन को लॉन्च किया था, शुरू किया था। आपने आश्रम, जो उनका आश्रम था साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में, वहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। दांडी मार्च, लगभग 240 किलोमीटर की ये यात्रा थी, समुद्र के किनारे तक पहुँचे थे वो। और वहाँ पर उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन किया। इस 6 अप्रैल की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा 6 अप्रैल 1919 में रोलेट कानून के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू हुआ था। तो संयोगवश या पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार जो भी रहा हो, वो 6 अप्रैल को वहाँ पहुँचे और उन्होंने नमक कानून का जो है उल्लंघन किया। नमक कानून का ये मतलब था कि सरकार ही नमक बना सकती थी, कोई व्यक्ति निजी तौर पर नमक नहीं बना सकता था। ये उस समय का कानून ये था। तो गांधी जी ने इस कानून का उल्लंघन किया 6 अप्रैल 1930 को। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब भी यही था कि शांतिपूर्वक अनुचित कानूनों का विरोध किया जाए, उनका उल्लंघन किया जाए। और वो गांधी जी ने इस प्रकार शुरू किया। और ये आंदोलन दो फेजेज में, दो पार्ट में चला। पहला, जैसे मैंने बताया, 12 मार्च 1930 से शुरू होकर के जनवरी 1931 तक चला। और उसके बाद जब गांधी जी को बाहर छोड़ दिया गया जेल से 26 जनवरी 1931 को, उसके बाद गांधी जी और उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच 5 मार्च को एक समझौता हुआ। तो वहाँ तक चला, ये मान लीजिए आप, मार्च 1931 तक चला। और इरविन समझौते के बाद ये आंदोलन स्थगित हो गया था। ये पहला दौर था इसका। दोबारा जब गांधी जी 1931 के गोल मेज सम्मेलन से लौटे थे 1900 दिसंबर 1931 में, तो उस समय फिर उन्होंने उस आंदोलन को रीलॉन्च किया, क्योंकि गवर्नमेंट जो है जनता पर अत्याचार कर रही थी, जनता का दमन करने पे उतारू थी। तो फिर ये आंदोलन शुरू हुआ, जो मई 1933 में जो है इसको फिर स्थगित किया गया और फॉर्मली इसको मई 1934 में फिर समाप्त कर दिया गया। तो अगर हम एक्टिव मूवमेंट की बात करें तो लगभग एक साल, बल्कि 9 महीने के आसपास ये पहले लागू रहा। 1930 मार्च 1930 से मार्च 1931 तक लगभग 11 महीने हो गए आप मान लीजिए। और उसके बाद फिर दिसंबर 1931 से फिर शुरू हो करके लगभग 1933 मई तक चलता रहा। उसके बाद ये स्थगित हो गया, फिर उसको जो है समाप्त घोषित कर दिया गया। क्या परिस्थितियां रही, किन परिस्थितियों में आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसकी क्या परिस्थितियां रही जो इसको इसके शुरू होने में जिन्होंने योगदान किया। सबसे बड़ा कारण तो साइमन कमीशन था, जिसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं। 1919 के अधिनियम के कार्यकारिणी की जांच करने के लिए जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया था, उस आयोग का भारत में बहुत विरोध हुआ। सभी दलों ने इसका खुलकर विरोध किया। और पहली बार, या कुछ ही ऐसे मौके थे जहां सारे लोग एक मत थे, और उनमें से एक ये भी था साइमन कमीशन का विरोध किया जाना।
विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। ये एक ब्रिटिश संसद के सदस्यों का आयोग था। हालांकि दो भारतीय सदस्य भी थे वहाँ पर उस समय ब्रिटिश संसद में, एक हाउस ऑफ कॉमन्स में, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब भारतीयों ने ये निकाला कि ब्रिटिश सरकार भारत के भविष्य के बारे में जो निर्णय लेना चाहती है उसमें भारतीयों की राय को कोई स्थान नहीं देना चाहती, और इसके लिए वजह से इसका जमकर विरोध किया गया। और उसके बाद कुछ अन्य परिस्थितियां भी रही जिन्होंने इसके आंदोलन को आगे बढ़ाने में योगदान किया, जिनमें एक थी आपकी स्वराज दल की विफलता। स्वराज्य दल आपको पता ही है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के प्रयासों से बना था, और चित्तरंजन दास 1925 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर धीरे धीरे स्वराज्यवादियों में जो है आपस में ही भी कुछ मतभेद हो गए, और धीरे धीरे ये इनका जो है कार्य सफल नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप स्वराज्य वाले पार्टी के लोग जो है वापस कांग्रेस में आ गए, और कांग्रेस मजबूत हो गई फिर से। दूसरी बात, कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी, पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बना लिया था। लाहौर अधिवेशन में ये आपको बता चुका हूँ मैं। इस घोषणा ने जो जो लेफ्टिस्ट लोग थे या जो थोड़े युवा लोग थे जो बदलाव की बात करते, वो भी कांग्रेस के नज़दीक आ गए। फिर से जो कांग्रेस से दूर हो रहे थे वो वापस कांग्रेस के नज़दीक आए, और इससे कांग्रेस मजबूत हुई। आर्थिक परिस्थितियां भी उस समय देश की खराब थी। गाँव में बहुत समस्या थी आर्थिक स्तर पर, बेरोजगारी, और जो खाद्यान्न थे बहुत महंगे हो चुके थे, और शहरों के लोग भी बहुत, जो वर्किंग क्लास थी वो बहुत नाराज़ थी सरकार से। एक बात और थी कि अब जनता और कांग्रेस में गांधी जी का नेतृत्व जो है एक छत्र नेतृत्व स्थापित हो चुका था। जनता ने उनको मान लिया था कि गांधी जी के प्रयासों से ही, या उनका जो तरीका है उसी से हमें संघर्ष करना है। तो ये कुछ परिस्थितियां रही जिन्होंने इस आंदोलन के शुरू होने में योगदान किया। हालांकि एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है इसमें कि असहयोग आंदोलन को समाप्त हुए जो है लगभग 8-9 साल हो गए थे, और अब एक नए आंदोलन की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। जैसे हम कहते हैं ना, विराम काफ़ी लंबा हो चुका था, हमने सांस ले ली थी, और अब हम फिर से जो है संघर्ष के लिए तैयार हो चुके थे। तो ये परिस्थितियां रही जिन्होंने इस आंदोलन के शुरू होने में योगदान किया। तो इन परिस्थितियों में, जैसा कि आपको पता है, पूर्ण स्वराज को उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया जा चुका था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और उसका परिणाम ये, उसमें एक निर्णय ये भी हुआ कि कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, कि एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया जाए, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाए गांधी जी के नेतृत्व में, जिसका सारा कंट्रोल गांधी जी के हाथ में होगा। और इस निर्णय के बाद आपको पता ही है 26 जनवरी 1930 को हमने स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया देश भर में, और जनता का उत्साह बहुत अधिक नज़र आया उसमें। गांधी जी ने तत्काल शुरू नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने कुछ टाइम रुक करके अपना निर्णय लेने में कुछ समय लिया उन्होंने, और इस बीच उन्होंने सरकार के सामने 11 मांगे रखी अपनी, ताकि अगर कुछ बिना आंदोलन के ही कुछ रास्ता निकले तो बेहतर हो। 11 मांगों में जो है मुख्य रूप से ज़्यादातर आर्थिक मांगे थी, जैसे लगान को कम करना, टैक्सेस को कम करना था, भारतीय राजकोष पर खर्च कम करना, जिसमें अधिकारियों कर्मचारियों की तनख्वाह कम करना, मिलिट्री खर्च कम करना, और व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को तरजीह दिया जाना। इस प्रकार की मांगे थी उसमें। और दूसरा ये कुछ इस प्रकार के मांगे भी थी जिसमें जनता के अधिकार को कम न किया जाए। तो ये कुल मिलाकर के 11 मांगे उन्होंने रखी, लेकिन सरकार ने और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, और परिणाम ये हुआ, और बल्कि
उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। गांधी जी के पास कोई और रास्ता बचा नहीं, तो उन्होंने मार्च में फिर ये आंदोलन अपना दांडी मार्च के रूप में शुरू किया। और इस मार्च में जो है जनता का उत्साह देखते ही बनता था। गांधी जी ने 240 किलोमीटर की यात्रा की, गांव बहुत सारे गांवों से होकर के गुजरे हो, और एक उत्साह, संख्या जो है हज़ारों में होती चली गई। 78 समर्थकों को लेकर चले थे वो अपने, और दांडी पहुंच करके जो उन्होंने नमक सत्याग्रह किया, अपना नमक कानून को तोड़ा। और पूरे देश में एक उत्साह का माहौल था जगह जगह पर। साथ में उन्होंने और कई चीज़ें इसमें लॉन्च की जो असहयोग आंदोलन के दौरान चली थी, उनको भी वापस लॉन्च किया उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया कि वो घर से बाहर आएँ और अब आंदोलन में भाग लें। खासकर उन्होंने मद्य निषेध के लिए महिलाओं से आह्वान किया कि वो शराब की दुकानों का घेराव करें। इसी तरह से जो है फॉरेन गुड्स, कपड़ा खासकर, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया गया। उनकी दुकानों पे जो है घेराव करने की बात की गई, और जगह जगह धरना प्रदर्शन एक आम बात हो गई। बड़े जो नेता थे कांग्रेस के, उन सबको जेल में डाल दिया गया, केवल गांधी बाहर रह गए थे। गांधी जी ने फिर निर्णय ये किया कि धरासना का जो नमक फैक्ट्री थी उस पर कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया जाए। और जब उधर उनका प्लान तय हुआ तो सरकार ने उसको पूरा होने से पहले ही जो है उनको अरेस्ट कर लिया मई 1930 में, और लंबे समय तक वो जेल में रहे। लेकिन उनके जेल जाने के बाद भी आंदोलन जारी रहा। जगह जगह पर लोग अपने अपने तरीके से आंदोलन चलाते रहे। वो हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, और बहुत सारे लोग गोली से मारे गए, बहुत सारे घायल हुए। ये आंदोलन चलता रहा, और जनवरी 1931 तक गांधी जेल में रहे। फिर सरकार ने समझौते का विचार करके गांधी जी को जेल से रिहा किया 26 जनवरी 1931 में। और गांधी और जो उस समय के वायसराय थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन, उनके बीच 5 मार्च के 1931 को एक समझौता हुआ। गांधी इरविन पैक्ट के नाम से हम उसको जानते हैं। उसमें मुख्य रूप से ये बात तय हुई कि भाई, एक तो कांग्रेस जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जो है स्थगित करेगी, सरकार जो दमनकारी नीति सरकार की है उसको रोकेगी, और भारत के भविष्य पर भी विचार होगा। ये सारे निर्णय इसमें लिए गए। और एक गोलमेज सम्मेलन इस बीच में हो चुका था, आपको पता ही है, नवंबर 1930 में, जिसमें गांधी जी या कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने इसका बाइकआउट किया था। अंबेडकर जी गए थे और आपके मुस्लिम लीग के लोग भी गए थे उसमें, गांधी जी नहीं गए थे। मतलब कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था। तो और कोई निर्णय भी नहीं हो पाएगा वहाँ पर। उन्होंने महसूस किया ब्रिटिश सरकार ने कि बिना कांग्रेस के कुछ निर्णय इसमें हो नहीं सकता। तो कांग्रेस से बातचीत करने के लिए ये रास्ता निकाला, गांधी जी को छोड़ा गया, नेताओं को छोड़ा गया, और ये तय हुआ। फिर कांग्रेस ने भी तय किया कि चलिए गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाए। तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ दिसंबर 1931 में, उसमें गांधी जी ने भाग लिया। लेकिन ये गोलमेज सम्मेलन भी विफल ही रहा, इसमें कोई निर्णय नहीं हो पाया, क्योंकि मुस्लिम लीग के लोग जो है समझौता करने को तैयार नहीं थे। ब्रिटिश सरकार अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहती थी, और गांधी जी ने भी ये कह दिया था कि पहले राजनीतिक प्रश्न हल होना चाहिए, सांप्रदायिक समस्याओं का समाधान बाद में किया जाएगा। तो हर व्यक्ति पक्ष अपनी बात पर अडिग था। तो परिणाम स्वरूप ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी विफल रहा, और बहुत सारी घटनाएं इस बीच हुई, उनको भी हम देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। क्या घटनाएं हुई इस बीच में, इस आंदोलन के दौरान? उन घटनाओं को मैंने एक लिस्ट के रूप में आपके सामने रखा है। दांडी मार्च हम देख चुके हैं। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 की बात मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ तक ये मानते हैं कि पहला फेज़ था इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन का, और यहाँ पर फिर जो है कांग्रेस ने इस आंदोलन को सस्पेंड किया, स्थगित किया। फिर क्या होता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता ही है, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। दिसंबर में गांधी जी लौट करके आते हैं।
जब लौट करके आते हैं तो भारत में फिर से दमन चक्र शुरू हो चुका होता है, बल्कि ये तो अप्रैल से ही शुरू हो चुका था, अप्रैल 1931 में, क्योंकि गवर्नर जो बदल चुके थे हमारे यहाँ, इरविन लौट चुके थे और जो नए गवर्नर जनरल थे उन्होंने फिर अपना दमन चक्र शुरू कर दिया था। और गांधी जी ने फिर से आंदोलन शुरू किया जनवरी 1931 में। गांधी जी को और बड़े नेताओं को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड जो थे ब्रिटेन के, उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक प्रश्न का संतोषजनक समाधान करने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। सांप्रदायिक पंचायत क्या था? सांप्रदायिक पंचायत का मतलब था जो भारत के अल्पसंख्यक वर्ग थे उनको उनके हितों की रक्षा करने के लिए। तो इसमें नई बात ये थी कि जो ये आपके भारत में जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, दलित जिनको हम कहते हैं आजकल, उनको पृथक निर्वाचन, एक पृथक वर्ग के रूप में मान्यता दी गई। इसमें अंबेडकर जैसे मांग कर रहे थे उसके हिसाब से, और उनको पृथक निर्वाचन जैसे मुसलमानों को अब तक मिल चुका था, 1909 के अधिनियम से मिल चुका था, 1919 के अधिनियम में उसको और विस्तृत कर दिया गया था, वही स्थिति अब दलितों के संदर्भ में भी हो गई थी। गांधी जी ने इसके खिलाफ जो है अनशन किया, आंदोलन किया, और परिणाम स्वरूप गांधी जी और अंबेडकर के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ, जिसमें अंबेडकर ने जो है पृथक निर्वाचन के बजाय एक संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया, जिसमें दलितों को ज़्यादा सीटें देने का समझौता गांधी जी ने किया। इसी बीच मई 1933 में फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से स्थगित कर दिया गया, जब गांधी को छोड़ दिया गया वापस जेल से, और अंत में मई 1934 में इस आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त घोषित किया गया। तो ये प्रमुख घटनाएं इस आंदोलन के दौरान रही। कुल मिलाकर के अगर हम मूल्यांकन की बात करें, कितना सफल रहा या कहाँ तक हम इसमें असफल रहे उसकी बात करें, तो जो इसका उद्देश्य था भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना, निश्चित रूप से वो नहीं हो पाया। तो इस दृष्टि से हम आंदोलन को सफल नहीं कह सकते। घोषित उद्देश्य की प्राप्ति में हम असफल हुए, लेकिन हाँ, जनता ने फिर बड़े उत्साह के साथ आंदोलन में भाग लिया और ब्रिटिश सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की, और राष्ट्रीय आंदोलन की भावना फिर से एक उबाल इसने पैदा किया, पुनर्जीवित किया, राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा दिया। तो इस दृष्टि से इसका महत्व निश्चित रूप से रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण रहा ये आंदोलन। तो इसी के साथ हम अपनी चर्चा इस विषय पर समाप्त करते हैं। अगर कोई कठिनाई हो, कोई प्रश्न हो आपका, कोई जिज्ञासा हो, तो आप मुझे से संपर्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। धन्यवाद।